हेलो स्टूडेंट, EKGD ITI के ऑनलाइन पोर्टल पे स्वागत है आप लोगों का। क्लास नंबर 10 है इल्यूमिनेशन की, चैप्टर इल्यूमिनेशन है, फर्स्ट ईयर के लिए है। तो अभी कल हम पढ़ रहे थे नियॉन लैम्प के बारे में। तो इसमें एक होता है नियॉन साइन लैम्प। तो नियॉन साइन लैम्प होता क्या है, इसको हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसका रचना हम देख लेते हैं कैसे होता है। तो यह 1 से 5 मीटर लंबी, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक के लगभग ये जितनी मतलब आवश्यकता हमारी होती है, यहाँ से यहाँ तक 1 से 5 मीटर लंबी। और ये व्यास जो होता है ये 10 से 20 mm डाया की एक कांच की एक नली होती है। नली का मतलब ये पाइप हम समझ सकते हैं। कोई नली ऐसे है कांच की जो 1 से 5 मीटर लंबी होगी और 10 से 20 mm डाया की होगी, ठीक है। इसी में इलेक्ट्रोड बना होता है। तो जो इलेक्ट्रोड बना होता है वो निकिल का बना होता है या लोहे का बना होता है, निकिल का होगा या आयरन का होगा। उसका इलेक्ट्रोड क्या होता है, इस कांच की नली में लगाया जाता है। तो दोनों सिरों पे एक सिलेंडर इलेक्ट्रोड होता है, जो मतलब इस ऐसे देखो, ऐसे कहने का मतलब ये है कि एज ये पूरा क्या होगा, एज ये सिलेंडर के रूप में होगा। इसमें एक इलेक्ट्रोड क्या होगा, लगाया गया रहेगा। और इसमें एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है वो ठंडी अवस्था में होता है, इसीलिए इसको कोल्ड कैथोड ट्यूब भी कहते हैं। जिसको आप लोग ध्यान रखना है इस चीज़ को। ये जो इसमें इलेक्ट्रोड लगा होता है वो कोल्ड यानी ठंडी अवस्था में काम करता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, कोल्ड कैथोड ट्यूब भी कहते हैं। क्लियर है। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो ये ट्यूब होता है इसको पहले हम इसमें निर्वात बनाते हैं। निर्वात का मतलब उसमें न कोई गैस होगी न कोई एयर होगा। इसमें पहले हम निर्वात क्रिएट करते हैं। निर्वात क्रिएट करने के बाद इसमें कोई भी अक्रिय गैस मतलब जो भी है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, हीलियम है, नियॉन है, कोई भी एक गैस क्या करेंगे इसमें हम भर के, और भरने के बाद क्या करेंगे, उसको सील कर देंगे। क्लियर है। सील करने के बाद इसको सप्लाई देने के लिए हम डायरेक्ट न देके एक इसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो सीधी सी बात है, इसमें नंबर ऑफ टर्न क्या है, कम है। तो फर्स्ट ईयर वाले तुमको समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी ट्रांसफार्मर का चैप्टर तुम लोग पढ़े नहीं हो। अभी इसके बाद मतलब वही हम शुरू करेंगे ट्रांसफार्मर ही। तो प्राइमरी और सेकेंडरी टर्म अधिक है, तो यही समझ गए कि क्या है ये, मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, मतलब इसमें कम वोल्टेज होगी, इसमें क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है। और यहाँ चीज़ को अर्थ कर दिया गया है। और फिर यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया गया है। कैपेसिटर क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ये हाई रिएक्टेंस का ट्रांसफार्मर है। तो हाई रिएक्टेंस होने के नाते इसका क्या होगा, पावर फैक्टर कम हो जाएगा। तो इसी पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके पैरेलल में एक प्राइमरी में कैपेसिटर हमने लगा दिया है। फिर यहाँ पे एक फ्यूज लगा दिया गया है। इसके बाद यहाँ मेन स्विच है, फिर यहाँ पे एसी सप्लाई हम क्या करते हैं, देते हैं। क्लियर हो गया। चलिए, तो ये इसकी पूरी क्या हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गई। तो एक बार और देख लो, ये ट्यूब होगी 1 से 5 मीटर लंबी, मतलब जितनी हमें ज़रूरत है जिस हिसाब से। एक्चुअली क्या होता है कि इस लैम्प का प्रयोग जो होता है सजावट में, मतलब विज्ञापन वाले कार्यों में किया जाता है। कहीं जाओगे, कहीं देखोगे, रात में कहीं जाते हैं तो खूब सुंदर सुंदर अक्षर में कोई चीज़ लिखा गया रहता है और मतलब उसके अंदर जैसे चमकता है वो। तो उसी तरह से इसका जो प्रयोग होता है, विज्ञापन कहीं दिया जाता है, मतलब हम रास्ते से गुजर रहे हैं तो उसी मतलब प्रकाश के थ्रू हम क्या करें, उसको देख पाएँ। बड़े बड़े मतलब होर्डिंग लगे होते हैं, देखे होंगे, उसके अंदर जो लाइट अक्षर जो चमकते हैं तो उसमें इसी का प्रयोग किया जाता है। और इसके अंदर जो मतलब लेटर के रूप में लिखा आता है, कांच की जो नली होती है, ये जो भी है ये अक्षर के रूप में, अभी जैसे मान लो हमने नियॉन ट्यूब लिख दिया है, और भी कहीं कोई चीज़ लिखनी है तो इसको लिख देंगे, और रात में क्या होगा, जब लाइटिंग करेंगे तो पूरा अक्षर क्या होगा, चमकेगा। तो इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रक्रिया हो गई। इसमें मतलब पहले तो निर्वात रखेंगे, फिर कोई अक्रिय गैस भर के, सपोर्टेड हम नियॉन गैस ही भर दिए, और निकिल और आयरन किसके अंदर क्या होगी, ट्यूब में इलेक्ट्रोड लगी होगी। फिर इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसका रिएक्टेंस क्या होता है, हाई होता है, और इसको हम क्या करेंगे, ऐसे कैपेसिटर के साथ जोड़ देंगे। क्लियर हो गया। चलिए, एक चीज़ और याद रखना है इसमें कि ये जो मेन सप्लाई है तुम्हारी, ये मेन सप्लाई है। तो मेन सप्लाई और ये जो ट्रांसफार्मर की यहाँ पे जो अर्थिंग हुई है, इनके बीच का जो क्या होगा, वोल्टेज होगा, ये 5000 वोल्टेज होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 5000 वोल्टेज होना चाहिए। क्लियर है। मतलब सप्लाई और ये ट्रांसफार्मर के बीच के, इनके सिरों के बीच का जो वोल्टेज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 5000 वोल्टेज होना चाहिए। यदि हम सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका वोल्टेज 10,000 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सेंटर टैप ट्रांसफार्मर ये होता है, यदि यहाँ पे इसके सेकेंडरी को हम टैपिंग करें तो ये 10,000 का रहेगा, तो 50-50 करेंगे तो क्या होगा, 5000 वोल्टेज आ जाएगा। और यदि हम इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग कर रहे हैं तो याद रखना यह 1500 वोल्ट से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इन तीनों टर्म आपको ध्यान देना है कि
जो इसका टर्मिनल है और ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी के बीच का जो वोल्टेज होता है कितना होना चाहिए, 5000 होना चाहिए। यदि हम सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका वोल्टेज 10000 होना चाहिए, और यदि ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका वोल्टेज कितना होना चाहिए, 1500 वोल्ट होना चाहिए। तो अभी तुम लोग ये ट्रांसफार्मर पढ़े नहीं हो तो इसको अभी मतलब ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगले बार इस चैप्टर खत्म होने के बाद हम ट्रांसफार्मर शुरू करेंगे तो ज़्यादा मतलब बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। वर्किंग मेथड देखिए, वर्किंग मेथड कैसे काम करता है। तो अभी हमने बताया कि इसमें जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है और ये हाई रिएक्टेंस का होगा, ठीक है। क्या होगा, हाई रिएक्टेंस का होगा। तो जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो देखो हमने बताया ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि वोल्टेज जब बढ़ता है तो करंट क्या होती है, कम होती है। तो सेकेंडरी की हम बात करते हैं, देखो प्राइमरी में वोल्टेज क्या करेगा, बढ़ाएगा। यहाँ वोल्टेज बढ़ी तो करंट क्या हुई, करंट इसको कम मिलेगी। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि डिस्चार्ज मतलब जब भी मतलब सेकेंडरी जो होगी, सेकेंडरी पे चूँकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो सेकेंडरी में क्या होगा, वोल्टेज अधिक है तो करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी स्टार्टिंग के समय प्रारंभिक में करंट का मान क्या होता है, कम होता है। लेकिन जो ही इसमें डिस्चार्जिंग मतलब इलेक्ट्रॉनों की डिस्चार्जिंग बढ़ती है वैसे धीरे धीरे करंट का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। और जब करंट का मान बढ़ता जाएगा तो वोल्टेज का मान क्या होगा, घटेगा। तो वही घटते घटते क्या हो जाएगा, हाफ पे आ जाएगा, ठीक है। और ट्रांसफार्मर चूंकि हाई रिएक्टेंस का है तो हाई रिएक्टेंस होने के नाते इसका पावर फैक्टर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसको मतलब मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्राइमरी के पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा देते हैं। क्लियर है। चलिए स्पेसिफिकेशन क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। विशेषता इसकी सबसे बढ़िया ये है कि इसकी लाइफ बहुत अधिक होती है, 10000 घंटे। अब तक जो बल्ब तुम पढ़े हो उसमें मैक्सिमम था 5000 से लेकर 7500 घंटे तक होता है। लेकिन ये जो मतलब ऐसा लैंप होता है, ऐसा ट्यूब होता है, नियॉन साइन ट्यूब लैंप जो होता है उसकी लाइफ बहुत अधिक होती है, यानी 10000 घंटे तक क्या होता है, इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। इसका यूज जो होता है केवल विज्ञापन में, एडवर्टाइजमेंट में किया जाता है। जैसे मान लो कहीं दुकान है जहाँ पे देखोगे रात में होर्डिंग लगी हुई है और वो अंदर से चमकती है, तो उसमें तो केवल एक ट्यूबलाइट लगा के चमका दिया जाता है, कहीं रेडियम का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये जो स्पेशल अक्षर ही यदि उस तरह का डिजाइन है तो उसके अंदर जो लाइटिंग की व्यवस्था होती है तो इसका जो मुख्य रूप से जो प्रयोग होता है क्या होता है, इसी में किया जाता है। ओके, तो अभी हम वर्किंग मेथड इसका पढ़ रहे थे, इसमें स्पेसिफिकेशन हो गया, यूज हो गया। अब इसमें कुछ कलर की बात कर लेते हैं कि ये जो लैंप होता है डिफरेंट टाइप का कलर देता है। तो डिफरेंट टाइप का जो कलर देता है इसमें किस किस गैस की इसमें मिक्सिंग भरी जाती है, तो ये चीज़ कभी पेपर में पूछ दिया है। हरा वाला कभी कभी हरा और येलो वाला कई बार और लाल वाला पूछा गया है। इसमें पूछ देगा कि जो नियॉन ट्यूब लैंप होता है इसमें किस मतलब लाल कलर का लाने के लिए कौन सी गैस भरी जाएगी या हरा कलर लाने के लिए कौन सी गैस भरी जाएगी। तो पेपर के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तुम लोग देख लेना बढ़िया से। इसको हम एक बार बता देते हैं, रिवाइज करवा देते हैं। देखो, यदि हमको लाल कलर का प्रकाश चाहिए, रेड चाहिए, तो इसमें नियॉन गैस भरी जाएगी। यदि ऑरेंज मतलब नारंगी लाल चाहिए तो क्या होगा, नियॉन के साथ आर्गन गैस भरी जाएगी। यदि नीला चाहिए, ब्लू कलर चाहिए, तो मरकरी वेपर मतलब पारे की वाष्प और आर्गन गैस, ये दोनों का मिक्सर भरा जाएगा। यदि गोल्डन या सुनहरा कलर चाहिए तो क्या होगा, नियॉन प्लस हीलियम गैस भरी जाएगी। और यदि हरा कलर चाहिए तो नियॉन प्लस मरकरी वेपर मतलब पारे की वाष्प भरी जाएगी। और छठवां क्या हो जाएगा, पीला चाहिए तो हीलियम। मतलब जब भी ये दोनों कंडीशन में ये जो मतलब ये कांच ग्लास होता है, याद रखना ये मतलब पीला ग्लास होता है, जो ट्यूब ये लगी होती है इन दोनों कंडीशन में ये क्या होती है, पीले कलर की ट्यूब होती है। इसमें गैस भरने पे ये वाला ग्रीन देगा और ये क्या देगा, येलो देगा। तो ये कलर का कभी कभी 2-3 सवाल इसमें कभी कभी पेपर में बन जाते हैं, इसको आप लोग क्या करिएगा, देख लीजिएगा। अब इसमें देख लेते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज हम देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है इसका कि इसकी जो ल्यूमेन प्रति वाट क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होती है, इसीलिए इसका प्रयोग मतलब हम विज्ञापन कार्यों में विशेष तौर पे करते हैं। और एक एयरपोर्ट में जो फ़्लाइट की लैंडिंग होती है उसमें जिस लाइट की व्यवस्था होती है वह यही लाइट होता है, ताकि वो अच्छा संकेत और सिग्नल क्या हो उसमें हमको मिल सके। तो इसीलिए फ़्लाइट की जो लैंडिंग होती है, लैंडिंग के समय उसको अच्छे लेवल की रोशनी प्रदान करने के लिए नियॉन ट्यूब लैंप का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ कभी पेपर में भी आ सकता है कि फ़्लाइट के रनवे पर लैंडिंग के समय कौन सी लाइट प्रयोग होती है, तो क्या हो जाएगा आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है,
और एक चीज़ और है, जाड़े के समय देखोगे जो अदर लैंप हैं, जो मतलब अदर जो हमने पढ़ाया हुआ है, जब शीतलहर होती है, कोहरा जब गिरता है, तो उस समय वो लाइटिंग क्या होती है, सही से कार्य नहीं कर पाती है। तो उस कंडीशन में जो नियॉन ट्यूब लाइटिंग होती है, ये जाड़े के दिनों में जब शीत ऋतु होती है, जब मतलब कोहरा पड़ता है, ओस पड़ती है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, ये सही रूप में काम करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसके एडवांटेज हैं। क्लियर है। कुछ डिसएडवांटेज में आएंगे, कुछ नुकसान क्या है। तो जाड़े में यदि इस लैंप का हम प्रयोग करेंगे तो इसमें कुछ गैस हैं, मान लो आर्गन वाला गैस है, तो इसमें देखो आर्गन का जो है ना, इसमें देखो नियॉन आर्गन है, मरकरी मतलब वेपर आर्गन है। तो जाड़े के समय में क्या होता है, इस गैस का हम प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो जाड़े में जो आर्गन वाला ये वाला हिस्सा जिसमें आर्गन मिक्स करके जो भरा गया है, ये वाला प्रयोग हम नहीं कर पाएंगे, जिसमें आर्गन आ जाएगा, क्योंकि जाड़े में वर्क नहीं करेगा सही से। तो इसका मतलब यदि हम चाहें ये वाला प्रकाश जाड़े के दिनों में अच्छी तरह से प्राप्त कर लें, तो ये चीज़ प्राप्त हमें क्या होगी, नहीं मिलेगी। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कार्बन आर्क लैंप। तो हम पढ़ रहे थे कार्बन आर्क लैंप। देखो कार्बन आर्क लैंप क्या होता है, इसमें 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड होते हैं। पहले सिद्धांत इसका समझ लेते हैं कि कैसे काम करता है। तो यदि हम 2 इलेक्ट्रोड के बीच, देखो जैसे मान लो सपोज डैट, ये मान लो 2 इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव है निगेटिव है, इनके बीच यदि हम थोड़ा सा गैप दें, और वो गैप जो है 6 mm से लेके नियर अबाउट 2 mm से 6 mm, मान लो 2 mm से 6 mm का गैप यदि हो, और फिर इनके दोनों सिरों को हम डीसी सप्लाई से जोड़ें और 40 से 60 वोल्ट तक का डीसी सप्लाई दें, तो इनके बीच क्या होता है, स्पार्किंग मतलब एक आर्क, स्पार्किंग की वजह से आर्क उत्पन्न होता है, और उस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये आर्क उत्पन्न जब होगा, तो इसी आर्क उत्पन्न होने से इसमें प्रकाश क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो इसी सिद्धांत पे जो होता है कार्बन आर्क लैंप, जैसा नाम में लिखा हुआ है आर्क, तो एक कार्बन आर्क लैंप इसलिए नाम इसका है कि इसमें कार्बन के 2 क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं, एक प्लस वाला होता है, एक माइनस वाला होता है। ठीक है। और उनके बीच यहाँ पे देखो जो रेड वाला हिस्सा है, ये वाला देखो, ये वाला यहाँ तक ये है, और एक गैप दिया गया है। तो इसी गैप के बीच जब यहाँ से डीसी सप्लाई को हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक आर्क उत्पन्न होगा, और इसी आर्क से हीट हमारी क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। फिर समझिए कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इसमें 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक प्लस वाला होता है, एक माइनस वाला होता है। तो प्लस वाला जो होता है, इसकी साइज़ इसकी दोगुनी होती है, मतलब इसकी साइज़ की हम बात कर लें तो इसकी मोटाई प्लस वाले की माइनस वाले से क्या होती है, अधिक होती है। और इसके जो प्लस वाला इलेक्ट्रोड है, इसके सीरीज में हम एक रजिस्टर जोड़ देते हैं। एक्चुअली ये रजिस्टर ही है, ठीक है। और इस रजिस्टर को ही हम क्या कहते हैं, बैलास्ट कहते हैं। बैलास्ट इसका नाम है, जो पॉजिटिव वाले कार्बन इलेक्ट्रोड के सीरीज में लगा दिया गया है। ठीक है। इनके बीच हमने गैप दे दिया, और फिर क्या करते हैं, यहाँ पे जो गैप दिया गया है, तो गैप के एक साइड हम किसी एक साइड इस रिफ्लेक्टर का प्रयोग करते हैं। रिफ्लेक्टर का काम ये है कि इस आर्क से जो प्रकाश उत्पन्न होगी, इसको रिफ्लेक्ट करके मतलब कहीं जाने नहीं देगा, और टकरा के फिर क्या करेगा, बाहर वो प्रकाश को देगा। तो इसलिए रिफ्लेक्टर का प्रयोग किया गया है, और इनके बीच का एक गैप है। तो ये क्या हो गया, पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया। बहुत ईजी है, इसमें कुछ है नहीं, होता कुछ नहीं है। कार्बन आर्क लैंप जैसी लैंप मतलब नाम में उसके कि कार्बन का मतलब 2 इलेक्ट्रोड होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव वाला जो होगा, इसकी साइज इसकी दोगुनी होती है, मोटाई इसकी अधिक होती है, और पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड के साथ एक रजिस्टर हम लगा देते हैं सीरीज में, जिसको हम ब्लास्ट कहते हैं। और यहाँ पे जो गैप दिया गया है, मतलब इन दोनों के बीच जो एयर गैप है, इनके बीच क्या करते हैं, परावर्तक या रिफ्लेक्टर को लगा देते हैं। काम कैसे करता है, जब इलेक्ट्रोड के दोनों टर्मिनल को हम यहाँ पे डीसी सप्लाई से जोड़ेंगे, और वो डीसी सप्लाई जो होगी वो 40 से 60 वोल्ट की डीसी सप्लाई होती है। तो क्या होगा, जब जोड़ेंगे तो इनके बीच जो होता है, इलेक्ट्रोड के बीच गैप होता है जो 2 से 6 mm का, उसकी वजह से इसमें क्या होगा, आर्क उत्पन्न होता है। और आर्क उत्पन्न होने से क्या होता है, इसमें वही आर्क प्रकाश में कन्वर्ट होता है। तो एक चीज़ और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आर्क पैदा होता है, इसी आर्क से तीव्र प्रकाश निकलता है। इसमें 3 चीज़ें हैं कि पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड कितने को कन्वर्ट करता है, नेगेटिव वाला, और आर्क कितने को देता है। तो याद रख लेना इसमें कि जो प्लस वाला इलेक्ट्रोड होता है, वो 85% प्रकाश को मतलब वो कन्वर्ट करता है। ये वाला 10% देता है, बाकी जो 5% प्रकाश है वो किससे मिलता है, आर्क से मिलता है। ठीक है।
इन दोनों का टेम्परेचर भी अलग अलग होता है। जो पॉजिटिव वाला जो इलेक्ट्रोड है इसका टेम्परेचर जो होता है ये आपका होता है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक, लेकिन इसका जो टेम्परेचर होता है क्या होता है, ये 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। रीजन क्या है, रीजन इसका क्या है, इसकी साइज इसकी दुगुनी है, तो ये इसका क्या है, रीजन होता है। क्लियर है। तो ये पूरा मतलब मैकेनिज्म जो कार्बन आर्क लैंप का है ये आर्क के सिद्धांत पे आधारित है कि दो इलेक्ट्रोड यदि हम पास में बहुत कम दूरी पे 2 से 6 mm की दूरी पे रखेंगे और इसके सिरों को हम डीसी सप्लाई से जोड़ेंगे तो इनके बीच एक आर्क उत्पन्न होगी और उसी आर्क की वजह से क्या होगा, प्रकाश इसमें उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर है। तो ये पूरा जो मैकेनिज्म है किसका होगा, कार्बन आर्क लैंप का होगा। यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज हम करेंगे सिनेमा प्रोजेक्टर में। सिनेमा देखते हो, जो पहले मूवी देखते हो जो फोक्स मारा जाता है पीछे से, उसमें जो लैंप प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है, सिनेमा का प्रोजेक्टर जो होता है उसमें प्रयोग किया जाता है। और सर्च लाइट में, सर्च लाइट का मतलब कहीं खोज अभियान मतलब पुलिस करती है या सेना करती है, कहीं मतलब रात में कहीं जाना होता है तो जो उनके सिरों पे लगा होता है टार्च जो मारते हैं, जो बड़े बड़े मतलब रहते हैं, उसमें क्या किया जाता है, सर्च मतलब खोजी लाइट जो होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। एडवांटेज क्या है इसके, एडवांटेज इसके हैं कि इसकी जो चमक होती है, ब्राइटनेस होती है वो बहुत अधिक होती है। इसकी वजह से इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, जो लंबे लंबे रोड हैं, पार्क हैं, स्ट्रीट लाइट्स है, फैक्ट्री है या कोई स्टेडियम है, वहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। और इसका फ़ायदा ये है कि आर्क लैंप की तुलना में जो स्ट्रीट लाइटिंग में हम आर्क लैंप का प्रयोग करते हैं उसकी तुलना में क्या होता है, आर्क लैंप से क्या करता है, ये वाला जो लैंप जो कार्बन आर्क लैंप होता है वो नॉर्मली जो आर्क लैंप से क्या होता है, सस्ता होता है। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज इसका ये है कि यूज के बाद जो ये इलेक्ट्रोड हैं धीरे धीरे ख़राब हो जाते हैं, तो कुछ समय बाद हमको क्या करना पड़ता है, इस कार्बन के इलेक्ट्रोड को चेंज करना पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा इसका मेंटेनेंस एक तरह से कह दें क्या पड़ेगा, ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। तो इसमें बार बार कार्बन के इलेक्ट्रोड को चेंज करना पड़ता है। और एक और इसका नुकसान है कि ये जो लैंप जो कार्बन आर्क लैंप होता है ये यूवी रेज को यानी अल्ट्रा वायलेट रे यानी परावैंगनिक किरणों को क्या करता है, परावैंगनिक किरणों को ये मतलब उत्पाद करता है जो क्या है, वातावरण के लिए खतरनाक है। तो इसमें अब तक हमने सारी लैंप को मैक्सिमम पढ़ लिया है। अब कुछ बचे खुचे लैंप हैं जिसका अध्ययन मतलब हम अगले वीडियो में कर लेंगे, जिसमें हैलोजन लैंप है, CFL है, LED है। तो एक क्लास और बचेगी, ये चैप्टर आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम ट्रांसफार्मर की शुरुआत करेंगे। ओके।